हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग इरुटेरिया बिहार दरोगा का वॉल्यूम 2 बुक आया है मार्केट में, नया बुक है। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछली बार हम लोगों ने इरुटेरिया का बिहार दरोगा वॉल्यूम 1 को पूरा क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, सेट नंबर 1 से लेकर के 15 तक। आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप लोग जा करके वहाँ से वॉल्यूम 1 पूरा बुक अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम 2 जो है इसमें भी टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और यह पूर्णतः नए परीक्षा पद्धति पे आधारित है। शुरू करते हैं। सेट नंबर 1 है, आज के बाद से यह लगातार सेट पर डे एक सेट आएगा। पहला क्वेश्चन है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार जो है यह उड़ीसा में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि कोयला भंडार के जो जगह हैं, जैसे झरिया है यह झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद सिगरेनी है तेलंगाना में, और एक है सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में है। साथ ही बात करेंगे कि एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है, तो एंथ्रेसाइट कोयला का जो उत्पादन होता है भारत में मात्र जम्मू कश्मीर में ही होता है, और कोयला भंडार में दूसरा स्थान जो है झारखंड का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एकलव्य का अनावरण किसने किया है। तो डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म है एकलव्य, और इसका अनावरण किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर जो द्वीप हो जाएगा यह हो जाएगा अलियावेट है और खदियावेट है। अलियावेट द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, और खदियावेट द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। याद रखेंगे कि नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मुहाने पर अवस्थित द्वीप जो है उसका नाम अलियावेट और खदियावेट नाम है। और जो वेलिंगटन द्वीप है, तो वेलिंगटन द्वीप यह कोच्चि शहर का एक भाग है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद जैसे द्वीप के बारे में बात करते हैं तो एक है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप जो है असम सरकार के द्वारा देश का पहला द्वीपीय जिला बनाया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि पंबन द्वीप है, यह भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में है, और यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ष 2005 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य यानी SDG भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है। तो इसमें भारत का जो स्कोर है यह 67 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि भारत का स्कोर जो है यह 67 है, और साथ ही साथ भारत का जो स्थान रहा है इसमें भारत का स्थान 99वां रहा है, यह भी याद रखेंगे। और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो है इसमें शीर्ष पर केरल रहा है, और बिहार जो है सबसे निचले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। तो लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना के तहत जो है 12वीं पास वाले युवाओं को 6,000, डिप्लोमा होल्डर को 8,000 और ग्रेजुएट युवा को 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग याद रखेंगे कुछ अभियान के नाम या योजना के नाम, जैसे स्वास्थ्य नगरम परियोजना जो है यह तेलंगाना राज्य का है, मित्र वन योजना उत्तर प्रदेश का है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार का है, वैसे ही एक है श्रमिक बसेरा योजना जो कि गुजरात का है, और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र का है, और मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना यह राजस्थान का है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस रैंकिंग में जो शीर्ष पर रहा है, शीर्ष पर टॉप पे अमेरिका यानी USA रहा है। साथ ही साथ हम लोग रिपोर्ट को याद रखेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है 118वां है, और इसमें शीर्ष पर फिनलैंड रहा है। साथ ही बात करेंगे 19वां द वेल्थ रिपोर्ट आया है 2025 का, इसमें भारत का स्थान चौथा है, और टॉप पे जो है अमेरिका रहा है। वहीं ग्लोबल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 96वां है, और इसमें टॉप पर डेनमार्क रहा है। वैसे ही आया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। याद रखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें भारत का स्थान जो है 85 नंबर पे है। याद रखेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है, और इसमें टॉप पर जो है सिंगापुर रहा है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 के नाम आप लोग याद रखेंगे। इसमें शामिल है मनु भाकर जो शूटिंग से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है और एक है डी गुकेश जो कि शतरंज से संबंधित है। तो चारों व्यक्तियों के नाम आप लोग याद रखेंगे कि जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। याद रखेंगे इसका नाम हो जाएगा समुद्र प्रताप। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत का नाम समुद्र प्रताप हो जाएगा जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है और इसे 29 अगस्त को लॉन्च किया गया है। गोवा से लॉन्च किया गया है और इसे बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यह नियुक्त किया गया है दिनेश माहेश्वरी को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र ने 15 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है और इसके अलावा 23वें विधि आयोग में हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और वर्मा जो है पिछले विधि आयोग का भी हिस्सा थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। तो ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाई गई है, यह बनाई गई है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है यह उड़ीसा में स्थित है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाई गई है। साथ ही हम लोग टाइगर रिजर्व के नाम याद रखेंगे जैसे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, मानस टाइगर रिजर्व असम में है, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, वैसे ही पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है यह राजस्थान में है, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है और एक है इंडिया का सबसे बड़ा है नागार्जुन श्री सागर सैलम जो है यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है। तो 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है भारत के 25.17% भाग पर वन और वृक्षावरण है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है इसको वन सर्वेक्षण ऑफ इंडिया FSAI द्वारा 1987 से द्विवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। 2-2 वर्षों पर यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट है अगला मैथ्स है, आप लोग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ऐसा आदेश जो है यह भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का जो वर्णन है यह भाग 15 में किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 में चुनाव आयोग के बारे में वर्णन है और भाग जो है 15 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 324 जो है यह निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति जो है चुनाव आयोग में निहित है, इसके बारे में लिखा गया है। 325 जो आर्टिकल है इसमें किसी भी व्यक्ति धर्म नस्ल जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के अयोग्य नहीं होगा। और अनुच्छेद 356 जो है 356 में लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं में निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकारी पर आधारित होंगे। और अनुच्छेद 327 जो है यह विधानमंडलों के लिए चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 329 जो है यह निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो ड्रेकेंसबर्ग जो पर्वत है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ड्रेकेंसबर्ग जो पर्वत है इसकी स्थिति साउथ अफ्रीका में है और अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है किलिमंजारो, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और एटलस पर्वत जो है
यह उत्तरी अफ्रीका में है और यह सहारा रेगिस्तान को भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से अलग भी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया था? तो यह बनाया गया है चिनाब नदी पे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है। अब अगला कदम उठाते हुए भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध के माध्यम से पानी के प्रवाह को रोक दिया है और झेलम नदी के पूर्व में किशनगंगा बांध को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो शिवानंद सरस्वती जो है इनको पद्म पुरस्कार दिया जा चुका है और यह एक योग गुरु थे। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि शिवानंद सरस्वती जो है यह योग गुरु थे, अन्य पद्म पुरस्कार ऑलरेडी दिया जा चुका है। और इनका जन्म जो है 8 अगस्त 1986 को बांग्लादेश के सिलेट जिले में हुआ था और वे अपने योग और ज्ञान और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और स्वामी शिवानंद जो है 128 वर्ष की आयु तक जीवित रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है कि लकुडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो जो लकुडी स्मारक है यह स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है 10वीं से 12वीं शताब्दी में कल्याण चालुक्य वंश के शासन में हुआ था और इसका महत्व जो है चालुक्य युग की स्थापत्य तकनीकों और सांस्कृतिक उत्कर्ष के अद्वितीय उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, इन्होंने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजय जायसवाल को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, इन्होंने भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया है और साथ ही इन्होंने बिहार के पश्चिमी चंपारण के सांसद हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, इनको 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो प्राक्कलन समिति होता है, प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष नियुक्ति जो होती है ये 1 वर्षों के लिए होती है और यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति होती है और यह 30 सदस्यों वाली संसद की सबसे बड़ी समिति भी है। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि जैसे लोक लेखा समिति है, भारत में पहली बार 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बनाई गई थी और यह भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति है। तो जब पूछा जाए कि सबसे पुरानी समिति कौन सी हो जाएगी तो लोक लेखा समिति हो जाएगी और सबसे बड़ी जो समिति हो जाएगी वह प्राक्कलन समिति हो जाएगी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को नगर परिषद कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है कि ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य दिया हुआ है? तो ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जो कि गलत है। उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, यह भी गलत है। ग्राम पंचायत सचिव जो होते हैं इसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, जो कि बिल्कुल सही है। और संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। मनोनीत नहीं, यहाँ पे जो है इलेक्टेड होता है, उन लोग का निर्वाचन होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल ए जो है सही दिया हुआ है। साथ ही साथ हम लोग याद रखेंगे कि जो संसद का गठन जो है यह दिया हुआ है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 है, इसमें संसद का गठन है। उसके बाद 80 जो है अनुच्छेद 80 में इसमें राज्यसभा का संरचना है। अनुच्छेद 81 जो है 81 में लोकसभा का संरचना है। उसके बाद अनुच्छेद 82 है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो है पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 83 है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 84 है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 85 है। अनुच्छेद 85 में
संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का जो प्रसिद्ध मामला है यह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय को लेकर के प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर प्रसिद्ध है। और इंदिरा साहनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में, ईयर था यह 1992 में ओबीसी आरक्षण के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ अदालत ने आरक्षण की सीमा जो है 50% निर्धारित की थी और यह भी कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 है, न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो परमादेश का जो रीट जारी होता है यह सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि परमादेश जो होता है यह तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी जो है अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो है प्रभावित हो रहा है, तब जाकर के परमादेश रीट जारी किया जाता है। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि रीट जारी करने का जो शक्ति होता है यह सुप्रीम कोर्ट का शक्ति अनुच्छेद 32 में है, वहीं हाई कोर्ट का जो रीट जारी करने का शक्ति होता है यह आर्टिकल 226 में दिया हुआ है, आर्टिकल 226 में होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है यह अनुच्छेद 21 में है। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण है और प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के आर्टिकल 19 में ही दिया हुआ है। और अनुच्छेद जो 20 है, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया हुआ है। अनुच्छेद जो 22 है, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है कि विधानसभा के सदस्य डैश हैं? तो विधानसभा के सदस्य जो होते हैं ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चुनावी जिले जो होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र, वहाँ के मतदाताओं द्वारा राज्य सरकार की विधायिका के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला है कि केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि सही दिया हुआ है। और मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होते हैं यह सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री यह थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री यह पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी रहे थे और वे देश के सबसे अधिक समय तक विदेश मंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है सूची 1 और 2 को। सबसे पहले राजनीतिक पार्टी का नाम दिया हुआ है, फिर उसके बाद संस्थापक का नाम दिया हुआ है। यह क्वेश्चन नंबर 28 है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो मिलान हो जाएगा भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक यह हो जाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसके जो संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और उसके बाद है स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक थे ये हो जाएंगे के.एम. मुंशी। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2, 3, 1। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी जो है यह वकील, इतिहासकार और भाषाविद भी थे, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी भी थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे और स्वतंत्र पार्टी के स्थापना किया था इन्होंने। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इसमें जो पोलियो हो जाएगा यह विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो जो है एक संक्रामक और विषाणु जनित रोग है और यह वायरस तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मांसपेशियों की गति और नियंत्रण की समस्या आ जाती है।
साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि विषाणुओं से संबंधित और भी जैसे रोग होते हैं, जैसे सर्दी होता है, फ्लू होता है, चेचक होता है, चिकन पॉक्स, उसके बाद एड्स होता है, हर्पीज होता है, डेंगू बुखार होता है, यह सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। वहीं मलेरिया जो होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है और यह मादा एनाफिलीज के कारण होता है। याद रखेंगे यह मलेरिया के बारे में है। और जो हैजा है, हैजा व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या दूषित जल पीने के कारण होता है और यह आंत संबंधित बीमारी है हैजा, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन की अवधारणा यानी नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो प्राकृतिक चयन की जो अवधारणा दी गई थी यह डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि मानव शरीर में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मानव शरीर में निषेचन जो होता है यह डिंब वाहिनी नलिका में होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण संपर्क स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके स्तर में बदलाव को प्रेरित भी करता है। और डिंबवाहिनी नलिका को ही गर्भाशय नली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 32 है, लैंगरहंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? तो बीटा कोशिकाएं जो होती हैं यह इंसुलिन का स्राव करती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा कोशिका जो होती है जो ग्लूकागन हार्मोन बनाती है, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाती है और डेल्टा कोशिका जो होती है ये सोमैटोस्टैनिन हार्मोन बनाती है। सभी को आप लोग याद रखिएगा। अगला है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई देता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है यह क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि एक होता है जेंथोफिल। तो जेंथोफिल जो होता है एक प्रकार का कैरोटीनॉइड होता है जो पीले रंगों और नारंगी रंग द्रव्यों का एक समूह होता है जो प्राकृतिक रूप से व्यापक रूप में पाया जाता है। और एक होता है कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड जो होता है यह प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वर्णकों का एक समूह है जो मुख्य रूप से फलों, सब्जियों और फूलों में पाए जाने वाले चमकीले पीले, नारंगी और लाल रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 है, जब पादप कोशिका में पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़ करके कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है? तो तब जीव द्रव्य कुंचन होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीव द्रव्य कुंचन के कारण जो है कोशिका में पानी की कमी हो जाती है जिससे कोशिका की कार्य प्रणाली बाधित हो जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें मिलान करना है। सबसे पहले सूची 1 और 2 दोनों दी हुई है, इसका मिलान करेंगे। तो सबसे पहला जो जाएगा क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी जो होता है यह हरे शैवालों में होता है, इसका मिलान जो हो जाएगा, इसको हम लोग हरे शैवाल क्लोरोफाइसी होते हैं, इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद रोडोफाइसी, लाल शैवालों को रोडोफाइसी बोलते हैं, यह हो जाएगा रोडोफाइसी। उसके बाद जो है फियोफाइसी, तो भूरे शैवाल को हम लोग फियोफाइसी बोलते हैं, इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ब्रायोफाइटा जो होता है इसे लीवरबर्ट कहा जाता है। ऑप्शन हमारा 4 इसका मिलान हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही देखेंगे कि शैवालों के जो डिवीजन होता है इसी के आधार पर क्लोरोफाइसी के सदस्य को हरे शैवाल कहते हैं और फियोफाइसी जो होता है इसमें भूरे शैवाल कहते हैं और रेडोफाइसी लाल शैवाल और ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉस आते हैं, हॉर्नवर्ट आते हैं और एक लीवरबर्ट। तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा का हमारा मिलान लीवरबर्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 37 है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोला जा सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटोप कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वह अलग होती है तब उनको समस्थानिक यानी आइसोटोप कहा जाता है। तो पहले ऑप्शन में ही है उनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे हम लोग समस्थानिक यानी आइसोटोप बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है,
निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अपक्रियशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो सर्वाधिक और न्यूनतम अपक्रियशीलता वाला युग्म जो हो जाएगा, सबसे अधिक जो अपक्रियाशीलता वाला होता है यह होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ पोटेशियम, और डी में भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। और कम जो सक्रियता वाला हो जाएगा यह गोल्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। पोटेशियम जो है यह सर्वाधिक अपक्रियशीलता वाला है, और न्यूनतम जो होता है यह गोल्ड, न्यूनतम अपक्रियशीलता वाला गोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः यह बढ़ जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा कि बढ़ता है। याद रखेंगे कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर जो है क्षार धातुओं का घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 41 है, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, और यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो यह जो है गेस लुसैक का नियम होता है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि ताप एवं दाब के मध्य गणितीय संबंध को जोसेफ गे लुसैक ने प्रतिपादित किया था, जिसे गे लुसैक नियम कहा जाता है। और इसके अनुसार जो है स्थित आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब जो है उसके परम ताप जो होता है उसके समानुपाती होता है, यानी जो P होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है ये बल के प्रभाव को समझाने में सहायक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा कि यह समझने में सहायक करता है कि बल की वस्तुओं की गति किस प्रकार प्रभावित करता है। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, बैरोमीटर को यहाँ पे दिया हुआ है बैरोमीटर के बारे में कि वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद ऊंचाई ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर का यूज होता है, यह गलत हो जाएगा सेकंड वाला। उसके बाद है द्रव्यों के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यह भी गलत हो जाएगा। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो बैरोमीटर या वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयोग होता है और मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन जो हमारा 1 और 4 यह दोनों सही दिया हुआ है। 1 और 4 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रतिध्वनि जो है किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है यह ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रतिध्वनि जो है यह ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण सुनाई देती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है, यह हो जाएगा अपवर्तन होती है, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और विक्षेपण होता है। यह सभी हो जाएगा इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाने वाला। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तो तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, सभी का प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि पानी का हिमांक बिंदु जो होता है यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि चारों जो पैमाना होता है इनके बारे में संबंध भी दिया होता है कि C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू R रोमर है यहाँ पे 0/80 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा K-273/100। यह फार्मूला होता है, आप लोग चेंज कर सकते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, रोमर में और केल्विन में। नेक्स्ट है, किलाउ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो किलाउ ज्वालामुखी जो है यह हवाई द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि किलाउ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है, और ज्वालामुखी जो होता है यह पृथ्वी की सतह पर ऐसा परत दरार होता है या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, भस्म या राख आदि बाहर आते हैं, और यह पृथ्वी के अंदर के ताप और दबाव के कारण होता है। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है उसकी अवस्थिति कि कहाँ पे स्थित है। जैसे माउंट विसुसियस है, तो माउंट विसुसियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। माउंट फूजी जो है जापान में है। माउंट सेंट हेलेंस जो है यूएसए यानी अमेरिका में है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। मौना लोआ यह हवाई द्वीप पे है। उसके बाद किलाउ जो है यह भी हवाई द्वीप पे है।
सुमेरु ज्वालामुखी, यह इंडोनेशिया में स्थित है। उसके बाद एक है विरुंगा, नाम लिख देता हूँ मैं, विरुंगा। विरुंगा ज्वालामुखी जो है, विरुंगा ज्वालामुखी यह स्थित है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जो है यह सचिव बने थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखेंगे कि जो एस.ए. डांगे और पी.सी. जोशी हैं, एस.ए. डांगे और पी.सी. जोशी दोनों जो है कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित है। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था 1939 में। और एम.ए. जिन्ना या मोहम्मद अली जिन्ना जो है यह मुस्लिम लीग के सदस्य थे। और मुस्लिम लीग का स्थापना जो है यह 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? तो 1857 की क्रांति का अग्रगामी हो जाएगा इसमें सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 की ईस्वी के बीच में हुआ था और यह बंगाल और बिहार में हुआ था। और यह हिंदू सन्यासियों यानी साधुओं और फकीरों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है और वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट है, एक बार हम लोग देख लेते हैं बाकी भी विद्रोह को। जैसे नील विद्रोह है, तो नील विद्रोह जो है 1859-60 में किया गया था और यह बंगाल में हुआ था। मुख्य रूप से यह बंगाल में हुआ था। और उसके बाद एक पावना विद्रोह है, तो पावना विद्रोह जो हुआ था यह 1873 से 76 के बीच में हुआ था और यह बंगाल के पूर्वी हिस्से के यूसुफ शाही परगना में हुआ था। उसके बाद है उलगुलान विद्रोह, तो उलगुलान विद्रोह जो हुआ था यह 1800 उलगुलान विद्रोह जो है यह 1899 से 1900 ईस्वी के आसपास हुआ था और इसमें बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर झारखंड में किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें बोला गया है कि मिलान करना है, सूची 1 और 2 दोनों दी हुई है, इसका मिलान करेंगे। तो सोम प्रकाश जो है, सोम प्रकाश यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था, तो हो जाएगा इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद इंडियन मिरर का जो शुरुआत किया गया था यह देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, तो इसका मिलान सामने हो जाएगा। युगांतर प्रेस का जो शुरुआत किया गया था वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था, तो इसका मिलान 4 हो जाएगा। और नेटिव ओपिनियन का जो किया गया शुरुआत यह किया गया था वीन मंडलिक के द्वारा, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद दूसरे का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, तीसरे का 4 हो जाएगा और चौथे का 1 हो जाएगा। 3 2 4 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 2 4 1 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था? तो भारत में तुगलक वंश के बाद जो है सैयद वंश दिल्ली पर शासन किया था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो सैयद वंश है यह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश था और सैयद वंश का जो संस्थापक था इसका नाम था खिज्र खां। याद रखेंगे कि खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश का स्थापना किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि खिज्र खां जो है यह तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था और खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो नाना साहब जो है यह भाग लिए थे। नाना साहब ने कानपुर से भाग लिया था। उसके बाद बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से भाग लिया था। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से तथा बहादुर शाह जो है यह दिल्ली में भाग लिए थे। तो इनमें सभी हो जाएंगे कि भाग लिए थे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नांकित पंक्तियां लिखी थी। उसने लिखा था
कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसा प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। और यह जो स्टेटमेंट दिया गया था, यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी, जिस पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया था। और फरवरी 1930 को साबरमती के कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि नाजीवाद किसका समर्थक था। तो नाजीवाद जो था ये राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत। नाजीवाद विचारधारा में राज्य सर्वोच्च होता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राजहित के आगे त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई है। नाजीवाद विचारधारा जो है यह हिटलर के द्वारा लाया गया था। और फांसीवाद विचारधारा है, एक फांसीवाद विचारधारा यह बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है। तो यूटोपिया पुस्तक जो लिखा गया था, यह लिखा गया था थॉमस मोरे के द्वारा। याद रखेंगे कि थॉमस मोरे के द्वारा यूटोपिया पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक में अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक टापू के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी विषय का विशद वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, इसमें से गलत को चूज करना है। लोथल जो है यह गुजरात के माही नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि लोथल जो है यह गुजरात में तो है, लेकिन यह माही नदी नहीं, यह भोगवा नदी के तट पर है। तो पहला स्टेटमेंट ये हमारा गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि यहाँ एक बंदरगाह भी था और इस नगर में एक भंडार गृह भी था और यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो इन अधिकारियों को हम लोग बोलते थे धम्म महामात्र। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि मौर्य प्रशासन में जो धम्म महामात्र है यह अशोक के द्वारा धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी थे, जिनको धम्म महामात्र कहते थे। और एक होता था समाहर्ता। तो जो समाहर्ता होता था यह मौर्य प्रशासन में राजस्व का मुख्य संग्रह करता था। एक था दौवारिक। दौवारिक था कि महल के द्वारों के लिए जिम्मेदार एक अधिकारी था। उसके बाद था सानिधाता। सानिधाता मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष था। और भी अधिकारी थे, जैसे सेनापति, सेना का प्रमुख होता था। प्रादेशिक जो है या जिला का गवर्नर होता था। और एक होता था राजुका। राजुका यानी राजस्व अधिकारी होता था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 59 है, गंधार कला शैली एक समन्वय है। तो गंधार कला शैली जो है यह भारतीय तथा यूनानी कला का एक समन्वय है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, भारतीय तथा यूनानी कला का समन्वय गंधार कला शैली है। और गंधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्ति कला जो है इसकी शैली में दिलचस्पी बढ़ी और इससे वे प्रभावित भी हुए थे, जिससे उनकी बनाई हुई बुद्ध की मूर्तियाँ और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य पटल पर यूनानी शैली से मेल भी खाते हैं। और यह शैली गंधार कला शैली के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। गलत को चूज करना है। पहला है, हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा कि हर्ष के शासनकाल में फाहियान नहीं आया था। जो ह्वेनसांग है यह हर्ष के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन से 2 हो जाएगा, गलत है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर के कनौज ले गया था। यह बिल्कुल सही है। और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित था। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था। तो चेर शासकों के द्वारा अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि बिल्कुल सही है कि बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। उसके बाद है, उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे।
यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को यह जरूरी बताया था, जो कि सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा 1 और 3 दोनों सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पुडुचेरी हो जाएगा। पुडुचेरी का जो लिंगानुपात हो जाएगा सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है यह 1037 है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि इसका शुरुआत जो है 2004 से किया गया था। और इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास भी याद रखेंगे, जैसे एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है वरुण। वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच में, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और एक होता है विनवैक्स। विनवैक्स भारत और वियतनाम के बीच में होता है। सूर्य किरण संयुक्त अभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच में होता है। वज्र प्रहार होता है, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। वैसे ही एक होता है मालाबार। तो मालाबार जो है यह क्वाड देशों में होता है, भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। काजिंद एक होता है भारत और काजाकिस्तान के बीच में होता है। एक होता है उदार शक्ति। तो उदार शक्ति जो होता है यह मलेशिया के बीच में होता है। याद रखेंगे, उदार शक्ति भारत और मलेशिया के साथ होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के साथ होता है। एक है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के साथ होता है। उसके बाद एक होता है होपेक्स। होपेक्स भारत और मिस्र के साथ होता है। और एक होता है जीमैक्स। जीमैक्स जो होता है यह भारत और जापान के साथ होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 65 है, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो अश्व अक्षांश जो कहा जाता है यह 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को जो है अश्व अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि असत्य कथनों पर विचार कीजिए। इसमें गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो सबसे पहले है सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर के प्रभावित होती है, जो कि गलत दिया हुआ है। उसके बाद है श्यूक नदी झेलम की सहायक नदी है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगला है झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि यह भी गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं। जो सिंधु नदी तंत्र है इसमें मुख्य रूप से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल है। और झेलम और रावी जो है चिनाब नदी से मिलती है, और ब्यास नदी सतलज नदी में गिरती है, और फिर सतलज और चिनाब मिल करके यह पंचनद नदी बनाती है। और संयुक्त धारा लगभग 44 किलोमीटर तक दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और मिथनकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 67 है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। साथ ही याद रखेंगे कि इसका उद्घाटन किया गया है पाटलिपुत्रा में किया गया है, यानी पटना में किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का। साथ ही याद रखेंगे कि पहली बार जो है यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार बिहार में किया गया है, और बिहार के 5 शहरों में किया गया है। 5 शहर जिसमें शामिल है उसमें गया है, भागलपुर है, बेगूसराय, राजगीर और पटना। और साथ ही याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह है। याद रखेंगे कि गज सिंह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन यह 4 मई से 15 मई के बीच किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सबसे पहले है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर है ओंकारेश्वर बांध, इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर है। तो राणा प्रताप सागर बांध यह चंबल नदी, मिलान 2 हो जाएगा। और नागार्जुन बांध जो है यह नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, तो कृष्णा नदी का मिलान हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध। उसके बाद कावेरी नदी पर है मेटूर बांध, इसका मिलान जो हो जाएगा यह 3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। 4 2 1 3 ऑप्शन देख लेते हैं। 4 2 1 3 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 69 है,
Mg3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो Mg यहाँ पे 3+ नहीं, यहाँ पे 2+ है। Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है। तो जो मैग्नीशियम होता है इसका परमाणु संख्या जो होता है यह 12 होता है और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 होती है। तो Mg+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगा यह 12 में से यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो 2 को घटा देंगे तो बचेगा 10। तो यहाँ पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। तो इसमें जो है मछलीपट्टनम जो है यह आंध्र प्रदेश में है। बाकी जो है नागपट्टनम, तूतीकोरिन और एन्नौर यह सभी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा, मछलीपट्टनम जो है तमिलनाडु में स्थित नहीं है। साथ ही याद रखेंगे कि सबसे गहरा बंदरगाह जो हो जाएगा यह हो जाएगा विशाखापट्टनम और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई का हो जाएगा और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई का हो जाएगा और सागर माला परियोजना जो है यह बंदरगाहों से संबंधित है। और वर्तमान में भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, गलत को चूज करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा भील जनजाति जो कि गुजरात में पाई जाती है, यह सही सुमेलित है। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, यह भी सही सुमेलित है। उसके बाद टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, यह भी सही सुमेलित है। वासी जो केरल का नहीं हो जाएगा, वासी जो हो जाएगा यह हो जाएगा लक्षद्वीप का। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी हमारा गलत दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है गोंड, अगरिया, बैगा। सिक्किम में पाई जाती है भूटिया, लिम्बू, लेप्चा, तमांग। वैसे ही तमिलनाडु में टोडा, कोटा और कुरुम्बास। और लक्षद्वीप में जो है वासी जनजाति पाई जाती है और अंडमान निकोबार में सेंटलीज पाई जाती है, जारवा पाई जाती है और सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है यह होता है ब्राजील में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व में कॉफी का 3 किस्म होता है, जैसे एक होता है कोफिया अरेबिका, एक होता है कोफिया रोबेस्टा और एक होता है कोफिया लाइबेटिका। तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा। साथ ही याद रखेंगे कि साओ पाउलो एक बंदरगाह है। साओ पाउलो को कहवा प्रांत यानी कॉफी का प्रांत कहा जाता है। और विश्व में उत्तम कोटि का जो कॉफी होता है यह जमैका के ब्लू माउंटेन में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ताल की मिट्टी जो होती है यह रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है, असंगत जोड़ों को पहचानिए। इसमें गलत को चूज करना है। सबसे पहला है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद वरेला वन्यजीव अभयारण्य यह वैशाली में स्थित है। उसके बाद वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो कि यह पूर्वी चंपारण में नहीं है, यह है पश्चिमी चंपारण में। याद रखेंगे कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है यह मुंगेर में है, यह भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून या विक्षोभ से है। तो उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली जो वर्षा है इसका संबंध जो है यह पश्चिमी विक्षोभ से है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था। तो हो जाएगा रियो सम्मेलन 1992। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत को नष्ट करने वाले गैसों के उत्सर्जन को रोकने हेतु 1985 में वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था यह 1987 में ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। याद रखेंगे। और उसके बाद एक हुआ था रियो सम्मेलन। तो रियो सम्मेलन 1992 जो हुआ था यह पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है इसको। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। और एक हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 1997 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 77 है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? तो यह हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था में समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण रखेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, और इसमें जो है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र को, दुर्गापुर को ब्रिटेन की सहायता से, उसके बाद भिलाई को रूस की सहायता से और राउरकेला को जर्मनी की सहायता से दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा है? तो इसमें यह हो जाएगा बाहरी ऋण का उच्च स्तर इसका कारण हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो बाजार का नियम दिया गया है जेबी से के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जेएम किन्स जो है, जेएम किन्स ने इन्होंने रोजगार का सिद्धांत दिया था। याद रखेंगे जेएम किन्स ने रोजगार का सिद्धांत दिया था, और जेबी से जो है इन्होंने बाजार का नियम दिया है। नेक्स्ट है डेयरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है? तो डेयरी जो है यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 है, रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट जो होता है यह वह दर होता है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। इसको रेपो रेट बोलते हैं। अगर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से वापस अगर रिटर्न में ऋण लेता है तो उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे रेपो रेट पूछा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा कि वह दर जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 मई को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए दिसंबर 2022 में एक प्रस्ताव पारित किया था, और इसका थीम है कि भविष्य के लिए उपयुक्त, साथ मिलकर बेहतर निर्माण करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है, ग्रुप ए के संगठनों को ग्रुप बी के उनके मुख्यालय से मिलाना है। ग्रुप ए में जो है संगठन का नाम है, और ग्रुप बी में जो है इसका मुख्यालय दिया हुआ है। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। उसके बाद खाद्य और कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। उसके बाद यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो हमारा जो मिलान हो जाएगा यह सबसे पहले जो हो जाएगा, सबसे पहले सी हो जाएगा, फिर उसके बाद जो हो जाएगा ए हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, और उसके बाद बी हो जाएगा। CADB हमारा मिलान हो जाएगा। CADB ऑप्शन ए दिया हुआ है। CADB ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार का नाम है बिमल पटेल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में एक नए संसद का भवन का निर्माण किया गया है, और इसका जो उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? तो गैबोन देश का जो राजधानी हो जाएगा वो हो जाएगा लिब्रेविले। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे गैबोन की राजधानी लिब्रेविले है। उसके बाद है बंजुल। तो बंजुल जो है, बंजुल गाम्बिया का राजधानी है। याद रखेंगे कि गाम्बिया जो कंट्री है, गाम्बिया का राजधानी है बंजुल। उसके बाद है मोरोनी। तो मोरोनी जो है यह कोमोरोस का राजधानी है।
इसकी यह हो जाएगा कोमोरोस देश का राजधानी, यह मोरोनी हो जाएगा। उसके बाद है ब्राज़ाविले, तो ब्राज़ाविले जो है यह कांगो का राजधानी हो जाएगा। और जो लिब्रेविले है यह गैबोन का राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना जो की गई थी यह की गई थी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना, ये डेट भी याद रखेंगे कि 1 जुलाई 1916 को की गई थी। और इसका उद्देश्य जो है प्राणी शास्त्र के क्षेत्र में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था। तो यह बनाया गया था 1989 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह अधिनियम जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोगों के विरुद्ध भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है कि किस देश की संसद या विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है। तो यह हो जाएगा इजराइल। इजराइल का जो संसद है इसी को हम लोग नेसेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चीन जो है, चीन का संसद का नाम हो जाएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तुर्की का संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली। और जापान के संसद का नाम डायट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे घृणा जो हो जाएगा यह प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी जो है प्रणय, प्रीति और अनुराग यह सभी प्रेम शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 है जो कम बोलता है उसके लिए प्रयुक्त शब्द है। तो जो कम बोलता है उसके लिए प्रयुक्त शब्द हो जाएगा मितभाषी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो मृदुभाषी होता है या जो मधुर बोलता है उसको बोला जाता है मृदुभाषी। नेक्स्ट है भरपेट किस समास का उदाहरण है। तो भरपेट जो है यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 है चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया हुआ है इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इसको जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो यह हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। कैथरीन सेज दैट शी हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे कि परफेक्ट टेंस में क्रिया विशेषण यानी ऑलवेज का प्रयोग नहीं किया जाता है लेकिन नेवर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे हैड नेवर बीन जो है वाक्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कैथरीन सेड दैट शी हैड नेवर बीन इन लव बिफोर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 है वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड का नाम क्या है। तो इसका नाम है अपार। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड की अवधारणा पेश किया जिसे अपार ID कहा जाता है। आगे मैथ्स है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अगर सोल्व नहीं होता है तो आप लोग टेलीग्राम में इसको भेज सकते हैं, सोल्व करके भेज दिया जाएगा।